ईरान और इजराइल के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनकी रीजनल पावर स्ट्रगल्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और आइडियोलॉजी के ऊपर है। ये एक ऐसा भयानक वार है मिडिल ईस्ट में जिसमें 20वीं सेंचुरी की ऑयल एग्रीमेंट से लेकर आज तक की सभी चीज़ें इंक्लूड है। ये वॉर है आइडियोलॉजी, मिलिट्री पावर और हिस्ट्री का। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ईरान की रूलर मोहम्मद राजा पहलवी के दौरान दोनों देशों के रिश्ते बहुत स्टेबल थे, जो ज़्यादातर शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अरब नेशनलिज्म के ऑपोजिशन पर बेस्ड थे। मोहम्मद राजा ने ईरान को मॉडर्न बनाने और वेस्टर्न पावर्स के साथ रिलेशंस बनाए रखने की कोशिश की, तो इजराइल भी उनकी विदेश नीति का हिस्सा था उस टाइम पे। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के लीडरशिप में आई हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने मोहम्मद राजा पहलवी को अपने पद से हटा दिया। तो उसके बाद ईरान में हमें देखने को मिलता है एक इस्लामिक थियोक्रेसी सिस्टम। थियोक्रेसी सिस्टम का मतलब ये दोस्तों, जिसमें प्रीस्ट रूल करते हैं धर्म के नाम पर या फिर उनके पर्टिकुलर गॉड के नाम पर। खुमैनी की एंटी वेस्टर्न और एंटी इम्पेरियलिस्ट सोच की वजह से ईरान की फॉरेन पॉलिसीज़ में हमें उस वक्त सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। तो यहाँ पे एंटी इम्पेरियलिस्ट का मतलब होता है कि आप किसी और के मतलब एरिया को या फिर पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसको आप कंट्रोल में ले रहे हो, उसके ऊपर अपना कंट्रोल लगा रहे हो या फिर कंट्रोल कर रहे हो, उसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। तो खुमैनी जो है एंटी इम्पेरियलिस्ट सोच जो है वेस्टर्न पावर्स या फिर वेस्टर्न फोर्सेस या फिर वेस्टर्न कंट्री जो भी आप कह सकते हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ थे। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल जो एक बढ़ते हुए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ था, उसे देखा जा रहा था अब एक दुश्मन की तरह। खुमैनी ने तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान भी कहा। ईरान ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ दिए और उन ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो आइडियोलॉजिकली अलाइन थे उसके विजन के साथ, उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। इनमें से सबसे बड़ा था हिजबुल्लाह, जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप था जो इजराइल के 1982 के लेबनान के इन्वेजन के दौरान बना था। शिया मिलिटेंट ग्रुप का मतलब ये है कि इस्लाम की एक ब्रांच है जो मानती है कि लीडरशिप जो है वो हज़रत मोहम्मद की फैमिली के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए वापस आते हैं हिजबुल्लाह पर। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट दी उस टाइम पे, जिससे ये ग्रुप लेबनान में एक पावरफुल फोर्स के रूप में डेवलप हो गया। लेकिन दूसरे साइड पे इजराइल के लिए ये एक लगातार परेशानी बन गया, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह के थ्रू बिना सीधे आमने सामने आए इजराइल के साथ जंग लड़ने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। ईरान और इजराइल के बीच का प्रॉक्सी वॉर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा तय करेगा। जहां इजराइल के पास उसके कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल सुपेरियोरिटी है, वहीं ईरान जो है हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी फोर्सेस के ऊपर रिलाई कर रहा है, जिसके थ्रू इसने इजराइल को एक लो इंटेंसिटी लेकिन एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में उलझाए रखा है। लेकिन अब न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट्स ने टेंशन को और डेंजरस बना दिया है। 2000 के दशक में जब ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस के बारे में पता चला, तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया ही घबरा गई थी उस टाइम पे। इजरायली ऑफिशियल्स ये वार्न करते हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए तो ये ज्यूइश स्टेट के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। एक सीक्रेट वॉर चल रहा था और 2010 में दुनिया को स्टक्सनेट के बारे में पता चलता है। स्टक्सनेट जो है वो एक एडवांस साइबर अटैक था जिसके थ्रू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को धीमा कर दिया गया था। ये जो है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था। जवाब में तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, उस पर ब्लेम लगाया गया कि उसने इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिटेलिएटरी साइबर अटैक्स किए। तो रिटेलिएटरी साइबर अटैक्स का मतलब है कि जो अटैक हम रिवेंज के तौर पर करते हैं। 2015 में दुनिया का ध्यान जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPOA कहा जाता है, उस पर था। ये डील ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लिमिट करने का इरादा रखती थी और इसके बदले में ईरान से कहा गया कि उसके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये सारे जो समझौते हुए हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये जो भी चीज़ें, जो भी डील आप ईरान से कर रहे हो, इससे ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशंस है उसको आप नहीं रोक पाओगे, उसको सिर्फ आप डिले कर दोगे। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत यूनिक है, क्योंकि ये सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा। ईरान और इजराइल ने बिना ऑफिशियली एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर किए लड़ने के कई सारे तरीके ढूंढ के रखे हैं और वो दोनों ही नई नई स्ट्रैटेजीज भी बनाते रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो या फिर साइबर अटैक्स हो या फिर टारगेटेड असासिनेशंस हो। 2010 का स्टक्सनेट अटैक एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ना सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में भी इसने बड़ा बदलाव ला दिया उस टाइम पे। अब बात करते हैं सीरिया की, जो एक बैटल ग्राउंड बन चुका है ईरान और इजराइल के बीच। 2011 में सीरियन सिविल वॉर के बाद ईरान ने अपने आप को वहाँ पर बहुत डीपली इस्टेब्लिश करी, आसाद रिजीम को फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट देकर। आसाद रिजीम जो है बाशर अल असद के थ्रू चलाया गया ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि ईरान का अपने उत्तरी सरहद के पास होना और हिजबुल्लाह को हथियार की शिपमेंट्स होना
इजराइल को मजबूर करती है कि वो सीरियन टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स करें। इजरायली ऑफिशियल्स सीरिया में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वॉर्स का हिस्सा बताते हैं। ये स्ट्राइक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि ईरान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको कम करने के लिए और हिजबुल्लाह को जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न जो मिलिट्री हथियार जो जा रहे हैं उसको कम करने के लिए है। इन स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान ने सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस बनाए रखना कंटिन्यू रखा। इजराइल के लिए स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। ईरानियन मिलिट्री अपने सरहद के पास होना इजराइल के लिए अपने आप में ही एक खतरा है, और ये खतरा उसकी डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही अपने मिलिट्री के ऊपर भारी इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन इन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उसका मिसाइल प्रोग्राम सबसे एडवांस्ड है, जिसमें से कुछ मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी के अंदर गहराई तक जा सकती है। अभी रिसेंट ईयर्स में ईरान की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, तभी वो अपने आसपास यमन, इराक और पर्शियन गल्फ में अपनी शक्ति दिखा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्रीज में से एक होने पर गर्व करता है। उसका आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरानियन प्रॉक्सीज के अटैक के अगेंस्ट डिफेंस करने का एक की पिलर है। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को डिफेंड करने में काफ़ी सफल रहा है, लेकिन हर नए कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ रॉकेट्स की नंबर बढ़ जाती है, जो इस सिस्टम की सीमाओं को परखने का काम करती है। 2020 में इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब अब्राहम एकॉर्ड्स पर सिग्नेचर किए गए। इजराइल ने कई अरब देशों के साथ अपनी रिलेशंस नॉर्मलाइज करी, जिसमें से यूएई और बहराइन भी है, जिसने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल दिया। इजराइल के लिए ये नए अलायंसेस ईरानियन इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक बफर का काम करते हैं, लेकिन ईरान को भी महसूस हो रहा है कि वो अकेला थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। अब्राहम एकॉर्ड्स मिडिल ईस्ट में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को दर्शाता है। इजराइल का गल्फ अरब देशों के साथ कोalition उन देशों का एक ग्रुप बनाता है जो ईरान की रीजनल एम्बिशंस का सामना करने का इंटरेस्ट रखती है, लेकिन ईरान अपनी डिसीजन पर स्टेबल है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी फोर्सेस को उसकी सपोर्ट जो है वो रेगुलर होती जा रही है, और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम 2018 में JCPOA से US की विथड्रॉल के बाद फिर से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। और इजराइल की बात करें तो 2020 में उसके ऊपर ये आरोप लगा था कि वह ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे के हत्या में इन्वॉल्व है। इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच टेंशन्स और बढ़ गए हैं और दोनों देश टकराव के और भी करीब आ गए हैं। आयतुल्लाह अली खमैनी ईरान में और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में, इन जैसे फिगर्स के साथ दोनों ही देश टकराव के और भी करीब हैं। 2020 में ईरानियन जनरल कसीम सुलेमानी की हत्या ने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि ईरान प्रॉमिस करता है अपने पावरफुल लीडर की हत्या का बदला वो लेके रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको शैडो वार कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉक्सीज, मिसाइल्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू लड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कभी भी फुल स्केल वार में बदल सकता है, या फिर ऐसे ही दशकों तक जा भी सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, इन दोनों देश के बीच की संघर्ष जो है वो मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट करती रहेगी। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों ही देश टकराव के और भी करीब हैं। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर 180 से ज़्यादा मिसाइल्स छोड़े। ईरान कहता है कि यह हमला इजराइल के रिसेंट एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ था, जिसमें हिजबुल्लाह के मेन लीडर्स को मार दिया गया और साउथ लेबनान में इजराइल कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था। ईरान का ये कदम उसकी बॉर्डर स्ट्रैटेजीज़ का हिस्सा है, जिसमें वह ना सिर्फ अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहा है बल्कि रीजनल प्रॉक्सीज़ पर भी वो फोकस कर रहा है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाज़ा में और हूथीस यमन में। इस रिंग ऑफ फायर के साथ ईरान ने अपने आप को इजराइल के खिलाफ एक मजबूत एनिमी के तौर पे इस्टेब्लिश करी है, और इजराइल ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा महसूस करता है। लेकिन इजराइल बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को प्राइस पे करनी पड़ेगी उसकी अग्रेशन के लिए। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया है, और एक बड़ा रिस्पांस के लिए तैयारियां भी जारी है। इजरायली ऑफिशियल्स जो अमेरिका के सपोर्ट से प्रेरित हैं, वो समझते हैं कि इस पॉल को यूज़ किया जा सकता है मिडिल ईस्ट में ईरान की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। फिर भी ये पहले जैसा उतना आसान नहीं है। दोनों साइड्स ये समझते हैं कि फुल स्केल वार से सिचुएशन उनके हाथ से निकल सकती है, और उसमें मिडिल ईस्ट के कई सारे और भी कंट्रीज़ भी शामिल हो सकते हैं। ईरानी ऑफिशियल्स चेतावनी देते हैं कि अगर उन्हें और उकसाया गया तो यूएसए और इजराइल के एसेट्स पर घातक रिटेलिएशन उनकी तरफ से होगी। वहीं इजराइल को देखें तो वो अपने कदम सूझबूझ से तोल रहा है। ये बात इजराइल को भी पता है कि ईरान के ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक कभी देखे ना गए सर्कमस्टांसेस को भी अंजाम दे सकती है। खैर, जैसे पूरी दुनिया देख रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट में होने वाले अगले कदम ना सिर्फ ईरान और इजराइल के फ्यूचर को तय करेंगे, बल्कि पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को रीडिफाइन कर सकते हैं।